प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मनुष्य की एक नई संकल्पना, महिलाओं की आकांक्षाएं व ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद पढ़ा था। इस वीडियो में हम पुनर्जागरण काल में विज्ञान की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मध्यकाल में चर्च व धर्म का मानव जीवन या उसकी सोच पर गहरा प्रभाव था। आपको मध्य युग याद होगा, 5वीं से 14वीं सदी तक। इस दौरान ईसाइयों के धर्म अधिकारियों का यह मानना था कि मनुष्य पापी है और पृथ्वी पाप से भरी हुई है। उन पापों की अधिकता के कारण ही वह स्थिर है, अर्थात घूमती नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच है और खगोलीय ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। लगभग ऐसी संकल्पनाएं थी बच्चों ईसाई धर्म के अंतर्गत कि पृथ्वी स्थिर है, घूमती नहीं है और जो खगोलीय ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ईसाइयों के अनुसार खगोलीय का अर्थ था दैवीय या स्वर्गीय, यानी स्वर्ग जैसा। इनका मानना था कि वे मनुष्य के पापों का निवारण करके उसे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन कोपरनिकस, जो स्वयं एक ईसाई थे, उन्होंने चर्च की इन बातों को स्वीकार नहीं किया और अपनी रचना दी रिवोल्यूशनिबस में कहा कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको देखिए बच्चों, पता ही है कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने ईसाइयों के डर से अपनी रचना का प्रकाशन नहीं किया, लेकिन अपनी अंतिम क्षणों में, यानी मृत्यु से पहले, उन्होंने अपनी रचना दी रिवोल्यूशनिबस अपने अनुयायी जोसेफ विटिकस को सौंप दी। कोपरनिकस के विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। कोपरनिकस के सिद्धांत कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं को बाद में खगोल शास्त्री जोहानस केपलर और गैलीलियो ने भी सिद्ध किया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा, दीर्घ वृत्ताकार होती है बच्चों, अंडाकार, देखिए अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार एक ही बात है, में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में यह सिद्ध किया कि विश्व गतिशील है, न कि स्थिर। इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस युग में खोज द्वारा मनुष्य को एक नया रास्ता दिखाया। वैज्ञानिकों ने माना कि ज्ञान प्रयोग, यानी तर्क वितर्क पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी विश्वास या मान्यता पर। इस समय भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रयोग और आविष्कार हुए। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नई दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक सांस्कृतिक परंपरा का उदय हुआ। 1670 में पेरिस अकादमी बनी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए लंदन में रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया। इसमें लोगों को जानकारी देने के लिए व्याख्यान, यानी लेक्चर्स आयोजित किए गए और सार्वजनिक प्रदर्शन में प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने किए गए, जिसकी वजह से एक वैज्ञानिक क्रांति के युग की शुरुआत हुई। बच्चों, हमने पहले ही वीडियो में यह पढ़ा था कि 5वीं से 14वीं शताब्दी का समय मध्यकाल का समय था और उसके बाद पुनर्जागरण काल आया। लेकिन क्या वास्तव में ही ऐसा था कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया? आइए समझते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस समय के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि किसी भी युग को अंधकार कहना सही नहीं है। इन वैज्ञानिकों का पुनर्जागरण के बारे में क्या दृष्टिकोण था? देखिए बच्चों, सबसे पहले इंग्लैंड के पीटर बर्क ने यह कहा कि बर्क हार्ट द्वारा परिभाषित पुनर्जागरण, जिसमें उन्होंने कहा कि कला, साहित्य, विज्ञान, शिल्पकला के क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में
नई क्रांतियां आई और इसे ही पुनर्जागरण कहा। तो बर्कहार्ट द्वारा परिभाषित यह पुनर्जागरण पीटर बर्ग के अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण था। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बच्चों बढ़ा चढ़ाकर कहना। बर्ग का मानना था कि हालांकि धर्म का मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन मध्यकाल भी गतिशील युग था। कला, साहित्य, विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में इस समय विद्वानों का काफी योगदान रहा था। इसी के साथ साथ कुछ अन्य इतिहासकारों ने यह माना कि फ्रांस में पुनर्जागरण 9वीं शताब्दी में ही आ गया था। फ्रांस यूरोप का एक देश है बच्चों। इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप में यूरोप से पहले ही तकनीकी क्षेत्र में और कार्यकुशलता काफी विकसित हो चुकी थी। हम पढ़ रहे हैं बच्चों, यूनानी और रोमन संस्कृतियों ने पुनर्जागरण लाने में योगदान दिया यूरोप में, लेकिन 14वीं शताब्दी से पहले ही एशिया में इस तरह की क्रांतियां आ चुकी थी। एशिया महाद्वीप में तकनीकी क्षेत्र में यूरोप से पहले ही काफी विकास हो चुका था। इसी के साथ साथ यह भी माना गया कि यूरोप ने न केवल रोमन और यूनानियों से ही सीखा, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी उन्हें काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको याद होगा हम मुद्रण संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें चीन का काफी योगदान था। बच्चों, इसी के साथ साथ इस्लाम का भी विस्तार हो रहा था, मंगोलों की विजय भी हो रही थी, जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक साथ जोड़कर राजनीतिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से काफी समृद्धि आ चुकी थी इस समय तक, जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। विद्वानों के मतों को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण युग में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। मानव जीवन के परिवर्तन देखिए बच्चों, पहला है व्यक्ति की भूमिका में परिवर्तन। भूमिका व्यक्ति की क्या होती है? देखिए बच्चों, व्यक्ति एक पिता भी होता है, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक कारीगर या डॉक्टर किसी भी प्रकार से अपनी सेवाएं दे सकता है, तो इसे कहते हैं व्यक्ति की भूमिका। निजी क्षेत्र में व्यक्ति का एक परिवार था और अपना स्वयं का एक धर्म था। सार्वजनिक क्षेत्र में वह सरकार के कार्य क्षेत्र से जुड़ा था और औपचारिक धर्म को मानता था। तो ये व्यक्ति की भूमिकाएं पुनर्जागरण काल में बदल जाती हैं। आपको 3 वर्ग जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो याद होगा कि पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक एवं दास वर्ग 3 वर्ग थे, लेकिन अब व्यक्ति की भूमिकाएं इन 3 वर्गों से कहीं आगे जा चुकी थी। दूसरा है बच्चों, भाषा के आधार पर क्षेत्रों की अपनी पहचान। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। पहले रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में बाइजेंटाइन साम्राज्य द्वारा यूरोप अलग अलग राज्यों में बंटने लगा था, लेकिन अब इन राज्यों में आंतरिक जुड़ाव भाषा के कारण संभव हो पाया। आज हमने पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्रांति के योगदान के बारे में पढ़ा और साथ ही यह जानने की कोशिश की कि क्या संसार में वास्तव में ही 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आया था या इससे पहले भी यह आ चुका था। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।